Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today again with another important topic. This topic is related to Specific Relief Act. लास्ट जो मेरे 2 टॉपिक मैंने अपलोड किए या जो भी अदर टॉपिक्स थे वो मैं जनरल टॉपिक्स बना रही थी. मोस्टली क्या है, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे, खास तौर पर जो घरेलू रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, जो मैरिज के बाद जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके रिगार्डिंग मुझे जो कमेंट मिल रहे थे, तो मैंने उस पर काफ़ी कुछ वीडियो बनाया है. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट जो कुछ वीडियोज है मैं अपलोड कर चुकी हूँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के. अगर आपने मेरे वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप मेरे वो वीडियोज भी देख लीजिए. लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का. तो उसमें क्या है कि मैंने सेक्शन 12 जो था उसके रिगार्डिंग जो पार्ट परफॉर्मेंस थी उसके रिगार्डिंग हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है. और वो कंसेप्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. उसमें कुछ एक एग्जाम्पल्स रह गए तो वो आज वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी. चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. राइट ऑफ परचेजर लीजी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और परफेक्ट टाइटल. अभी बात कर रहा है कि परचेजर्स की उन राइट्स की बात कर रहा है, लीजी की उन राइट्स की बात कर रहा है जहाँ पर उन व्यक्ति के पास यानी कि जिनसे उन्हें वो राइट मिला है. जैसे आज मैंने कोई चीज़ परचेज कर ली है और मैंने जिस व्यक्ति से परचेज की थी उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का टाइटल नहीं था, इम्परफेक्ट टाइटल था. तो उस मामले में वो क्या करेगा कि अब परचेजर के क्या राइट्स होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट हो चुका है, परचेजर के राइट्स क्या होंगे उसको थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे. द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज़ परचेजर्स राइट. ये जो परचेजर्स के जो राइट हैं उन कंसेप्ट्स की आज हम बात कर रहे हैं. ये कंसेप्ट हमें कहता है कि परचेजर के भी कुछ राइट्स यहाँ पर मिलते हैं और अगर वो राइट्स किस प्रकार के उन्हें मिलेंगे वो डिपेंड करता है सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविज़न के तहत. हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो लास्ट लेक्चर हमारा था सेक्शन 12 के रिगार्डिंग पार्ट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग. ये कौन कौन से मैटर में पार्ट परफॉर्मेंस की जा सकती है और कौन से मैटर में नहीं की जा सकती. तो उस मामले में हम थोड़ा सा एग्जांपल्स जो रह गए थे कुछ उस क्लास के अंदर, तो वो एग्जांपल जो है मैं थोड़ा सा आज आपको डिस्कस करवाऊंगी. जैसे वेयर प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन डिस्टिंक्ट लोड. यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, यहाँ कहना चाहता है कि मान लो डिस्टिंक्ट लोड्स है, मान लो ये प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 ये प्रॉपर्टी हो गई है. अब ये अलग अलग पैकिंग है इन सभी की. अगर अलग अलग पैकिंग है तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ मुझे मिल जाए और ये एक वाली कैंसिल हो जाए. तो ये पार्ट हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, तो यहाँ पर अलग अलग से परफॉर्मेंस की जा सकती है. इसी तरीके से हम अगली बात लें. वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इन द मैनर ऑल्टरनेटिव ऑफ द पार्ट्स ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ये भी ऊपर वाले की तरह है कि हर एक पार्ट अलग अलग हो सकते हैं तो उसके रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट है तब भी वो पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है. वेयर प्रोमिसरी नोट्स आर एग्जीक्यूटेड. जहाँ प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड है, वन टर्म इज लीगल है. एक तो लीगल है डेट, मान लो कुछ तो पैसा ऐसा देना है जो उसने कर्जा लिया था और वो वापस करना चाह रहा है, लेकिन कुछ ऐसा रुपया है जो सट्टे से आया है या कोई अलग इलीगल एक्टिविटी से आया है. तो उन मामले में प्लेंटिफ सिर्फ लीगल जो डेब्ट्स है उसी को ही वो रिकवर करवा सकता है, इसके ज़्यादा वो रिकवर नहीं करवा सकता. होली अगर वो चाहे कि पूरे के पूरे परफॉर्म करवा दे वो नहीं करवा पाएगा. इसके बाद अगर हम देखें कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन वन लोड. अब ये बात कर रहा है कि एक ही लोड है प्रॉपर्टी का, एक ही लोड है, पूरा एक ही बंडल है ये वाला, चाहे इस बंडल में आगे छोटे छोटे कितने ही बंडल्स क्यों ना हो लेकिन लोडिंग पूरी एक ही हुई है. जब एक लोडिंग होगी तो उस मामले में इनडिविजिबल होगा, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते. तो नो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस. वेयर पर्सन एंटर इनटू ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट. जो पर्सन म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है सेल और परचेज का उसको भी आप डिवाइड नहीं कर सकते. अगर किसी प्रकार का मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी 10 लाख में और अगला व्यक्ति समझ रहा है कि वो प्रॉपर्टी उसे 5 लाख में मिल रही है, उस कन्फ्यूज़न की वजह से वो पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती. तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर प्रॉपर्टी सेपरेबल है उसको अलग किया जा सकता है. व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन द कंडीशन ऑफ सेपरेट कंडीशन देन इट कैन बी पार्ट परफॉर्मेंस, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स. तो ये तो था पार्ट परफॉर्मेंस. अब आज वाला कंसेप्ट हम देख लेते हैं. आज वाले कंसेप्ट में कह रहा है कि मान लो पर्सन है एक, इसमें पहले तो आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको आप अंडरलाइन कीजिए. राइट ऑफ परचेजर और लीजी के राइट्स की बात कर रहा है. कौन कौन से? नो टाइटल, या तो उसका टाइटल ही नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है. तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में आप जो है परचेजर और लीजी के राइट्स को
हम डिस्कस करते हैं। When we discuss the term no title here means कि किसी व्यक्ति ने मान लो प्रॉपर्टी थी। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे ए का कोई भी टाइटल नहीं है। ये क्या करता है, ए का टाइटल नहीं है, बट ये क्या करता है, बी को ये प्रॉपर्टी सेल कर देता है। बी को सेल इसने कर दी, हालांकि इसका कोई टाइटल नहीं है। तो यहाँ पर नो टाइटल की बात है, इनकी इस प्रॉपर्टी में इसका किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। तो इस मामले में फिर बात आती है कि इम्परफेक्ट टाइटल। इम्परफेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है एक ए, इसमें इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बी के पास है और आधा हिस्सा जो है वो सी के पास है। लेकिन ये बी क्या करता है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो थी ये ए, उसका पूरे का ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। उस मामले में उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है, अपूर्ण टाइटल जिसे बोलते हैं, अधूरा उसके पास टाइटल है। ये उसका डिस्कशन कर रहा है। अधूरे टाइटल की बात ये करता है जब इम्परफेक्ट टाइटल होता है। तो अब समझते हैं इसका प्रोविज़न। वेयर यानी कि जहाँ कहीं भी अ पर्सन, एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल का, या लेट करता है, या वो लीज पे देता है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है ये, हैविंग नो टाइटल, या तो उसके पास पूरा ही टाइटल नहीं है या सिर्फ इम्परफेक्ट टाइटल है। तो यहाँ पर परचेजर और लीजी के क्या क्या राइट्स होंगे, कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस। इस चैप्टर में कुछ और प्रोविजंस अगर दिए गए हैं, उस प्रोविजंस को छोड़कर क्या क्या राइट्स हैं लेजर के, वो आप लीजी के, वो आप देखिए। इफ़ द वेंडर, वेंडर का मतलब होता है जो बेच रहा है, लेजर का मतलब जो लीज पे दे रहा है। हैव सब्सिक्वेंटली, किस कंडीशन में, अगर वो बाद में, आज मान लो डीलिंग शुरू करी एक प्रॉपर्टी की, आज की तारीख में उसके पास किसी प्रकार का टाइटल नहीं था, या एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के दो मालिक हैं ए और बी, और ए की मान लो डेथ हो जाती है और उसका कोई हेयर भी नहीं है, तो सारा का सारा जो टाइटल है वो बी के पास आ जाएगा। तो वो क्या है, सब्सिक्वेंटली अराइज हुआ है वो टाइटल, सब्सिक्वेंटली बाद में उसे मिला है। अगर बाद में भी उसे मिलता है तो उस मामले में भी परचेजर और लीजी क्या कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं कि जो एक इंटरेस्ट उसका राइज हो रहा था उस प्रॉपर्टी में, वो इंटरेस्ट उसको मिले। तो ऐसी कंपल्शन की जा सकती है। ये कब की जा सकती है, कौन कौन सी इसमें टर्म है, इसमें टर्म आएगी फर्स्ट इज सब्सिक्वेंटली, अगर बाद में कोई एक्वायर किया है इंटरेस्ट। इफ़ द वेंडर और लेजर सब्सिक्वेंटली, आज मैंने सौदा किया किसी प्रॉपर्टी का, आज मेरे पास कोई टाइटल नहीं है, 2 महीने बाद मेरे पास टाइटल आता है, तो उस मामले में परचेजर और लीजी जो है वो राइट क्लेम करवा सकते हैं, कोर्ट के थ्रू करवा सकते हैं, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जैसे भी चाहें वो उसको कवर कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट वहाँ से गेन कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, वेयर द कंकरेंस ऑफ द अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द कंकरेंस। उस कंकरेंस का मतलब है कि फर्दर भी उसी कॉन्ट्रैक्ट के कंकरेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉपर्टी ए का किया है और उसको टाइटल मिल गया बी का, अब आप कहते हो कि मुझे बी प्रॉपर्टी के जो अपने राइट्स एनफोर्समेंट करवाने हैं तो वो आप नहीं करवा सकते। वो उसी प्रॉपर्टी के कंकरेंस में होना चाहिए जो उस टाइटल को वैलिडेट कर रहा है, जो उस टाइटल को वैल्यू दे रहा है, लीगल जो वैल्यू उसकी मिल रही है उस मामले में। एंड दे आर बाउंड टू कंकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेजर। और फिर वो क्या करते हैं, उस कंकरेंस में बाउंड है कि वेंडर और लेजर अगर कहता है तो उसके बाद वो टाइटल जो है वैलिडेट हो जाएगा। द परचेजर और लीजी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है द परचेजर और लीजी में कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कंकरेंस। यहाँ पर अब परचेजर और लीजी जो है कोर्ट में कंपेल करवा सकते हैं कि वो जो कंकरेंस है उसके कंकरेंस में, मान लो किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल है, ए की प्रॉपर्टी का टाइटल उसके पास आया, उसके सब्सिक्वेंट में साथ में कंकरेंस में बी का भी आ गया, तो उस मामले में वो ए का करवा सकता है। फिर कह रहा है कि अदर पर्सन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल। अब क्या दूसरे व्यक्ति की भी ये जरूरत है कि वो भी इस टाइटल को वैलिडेट करे, और एंड दे आर बाउंड टू कन्वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लीसी। आज वेंडर और लीसी की बाउंड है वेंडर और लीसी कि वो अपने टाइटल को कन्वे करेंगे, उसके टाइटल को आगे उसको देंगे और उसको कंपेल भी करवा सकते हैं किस चीज़ को, कंकरेंस में। मान लो एक टाइटल था, ए ने प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी, बी ने आगे सी को कर दी, बी के पास टाइटल नहीं आया। अब बी के पास टाइटल ए से आया,
और अब ए के पास भी टाइटल नहीं था। अब ए को जो है कुछ टाइटल मिल गया, ए उसका मालिक बन गया। अब बी क्या करेगा, पहले ए से कंपेल करवाएगा, फिर वो आगे सी को जो है उसकी परमिशन उसको देगा, उसकी नेसेसरी स्टेप्स उठाएगा, उसके रिगार्डिंग जो है वो आगे उसको कर सकता है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वे करवा सकते हैं। आगे हम इसको देखें कि इसका थर्ड जो है वो क्लोज क्या कहता है। थर्ड क्लोज कहता है वेयर द वेंडर प्रोफेस टू सेल अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी। अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है जिसके साथ किसी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं है। वेंडर क्या करता है, ऐसी प्रॉपर्टी सेल कर जिसके साथ कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी। पर वो प्रॉपर्टी जो है वो अभी भी मॉर्गेज की हुई है, वो प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज है, और वो जो उसकी अमाउंट है मॉर्गेज अमाउंट, मॉर्गेज क्या होता है, गिरवी रखना जिसे बोलते हैं। प्रॉपर्टी वो गिरवी रखी पड़ी है लेकिन वो उतनी कीमत में नहीं है जितने में उसने वो परचेज किया था। यहाँ पर क्या होगा, वेंडर हैज़ इनफैक्ट ओनली, यहाँ पर वेंडर को सिर्फ एक ही राइट मिलता है कि रिडीम करवा सकता है प्रॉपर्टी को, कि मान लो वो गिरवी रखी हुई है, गिरवी छुड़वा सकता है। द परचेजर में कंपेल टू रिडीम, यहाँ पर परचेजर की लाइबिलिटी है, परचेजर क्या लाइबिलिटी क्या, परचेजर का राइट है कि वो कंपेल करवा सकता है कि वो जो उसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई थी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को छुड़वाए और वो प्रॉपर्टी का राइट जो उसे दे दे और वैलिड डिस्चार्ज करे। इलीगल नहीं बल्कि लीगल तौर पर उसका डिस्चार्ज हो जाना चाहिए व्हेन नेसेसरी, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो ए कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्टगेजी, और मॉर्टगेजी से जो है उसकी कन्वेंस लेगा, उसकी रिटर्न अथॉरिटी लेगा या उसके जो है सिग्नेचर लेगा, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, उसके तहत जो उसको प्रॉपर्टी को छुड़वाएगा और उसको देगा। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी ए है, मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी बी को गिरवी रखी हुई है, अब क्या है उसने आगे सी को बेच दी। अब सी जो है ए को कह सकता है कि बी को जो प्रॉपर्टी तूने गिरवी रखी थी, जितने रुपए में रखी थी वो रुपया उसका पे कर और उसे जो है प्रॉपर्टी जो एक्चुअल जो टाइटल है उसको मिल जाए। तो ये काम भी जो है परचेजर का राइट है, वेंडी का राइट है, परचेजर का राइट है और लीजी का राइट है कि वो करवा सकता है। Where the vendor or leaser sues for specific performance of the contract, the suit is dismissed on the ground of want of the title imperfect title. The defendant has a right to a return of his deposit. अब बात क्या आ रही है, वेंडर है और लेजर है, जिसने लीज पे दी प्रॉपर्टी, लीज मतलब किराए पे दी प्रॉपर्टी, वेंडर जिसने बेची, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किससे करवाते हैं, मान लो ए ने प्रॉपर्टी बी को बेची, बी अब कहता है मैं नहीं खरीदूंगा, ए कोर्ट में चला जाता है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाता है कि बी ने जो प्रॉपर्टी खरीदने की बात कही थी वो प्रॉपर्टी को खरीदे और वो जो पैसा उसे दे। और उस टाइम पे अगर ए का कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि ए का उस प्रॉपर्टी में कोई टाइटल ही नहीं है या उसका अपूर्ण टाइटल है, अधूरा टाइटल है, उस मामले में यहाँ पर जो डिफेंडेंट होगा, डिफेंडेंट कौन होगा, जिसने बेची है प्रॉपर्टी। अब डिफेंडेंट का राइट है कि वो जो अपना डिपॉजिट है वो रिटर्न कर दे, यानी कि जो जिसने बेची थी प्रॉपर्टी वो तो कोर्ट में केस हार ही गया तो वो अब डिफेंडेंट बन जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है उसको डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा। इफ़ एनी विद इंटरेस्ट, अगर कोई इससे जुड़ा हुआ कोई ब्याज वगैरह भी है तो वो भी उसको देना पड़ेगा टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट। जो सूट के ऊपर जो कोर्ट में केस फाइल किया गया था, कोर्ट में जो सिविल केस था, सूट था, सिविल केस को सूट बोलते हैं, उसके अंदर जो भी रुपया वगैरह लगा है वो इंटरेस्ट भी वो उसको पे करेगा एंड टू अ लर्न ऑफ सच डिपॉजिट, और उस डिपॉजिट का उसको अधिकार हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन द इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट और कॉस्ट है किसी सूट के रिगार्डिंग और वो सारा कुछ जो है उस वेंडर और लेजी को देना पड़ेगा। ऑफ द वेंडर और लेजी विच इज़ द सब्जेक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो ये सारे राइट्स भी जो हैं वेंडर और लेजर को उसको परचेजर और लेजी को मिलते हैं। फिर कह रहा है सेकंड क्लॉज, ये कहता है, ये तो फर्स्ट क्लॉज के 4 सब पार्ट्स थे, सेकंड क्लॉज कहता है कि द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई, जो सेक्शन 1 के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे एज फार एज मे बी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ हायर और मूवेबल प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हायर और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग भी ये जो प्रोविज़न है अप्लीकेबल होंगे। हायर परचेज एग्रीमेंट होता है ना, कुछ किराए पर ले लिया, उसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट है, उसके अंदर भी ये सारे के सारे रूल फॉलो किए जाएंगे। तो ये तो था हमारा सेक्शन 13। अब एक इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि सेक्शन 13 आया क्यों, एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ी, कौन सी ऐसी थ्योरी थी
जिस थ्योरी के बेस पर सेक्शन जो 13 है वो एग्जिस्टेंस में आया, उसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज ए मैक्सिम, एक मैक्सिम है, नेमो डेट क्वाड एंड हॉबिट। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 27 जो है उसमें भी इसी मैक्सिम को फॉलो किया जाता है, जिसका लिटरेरी मीन्स होता है नो वन कैन गिव, कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकता वट ही डज नॉट हैव, जो इसके पास है ही नहीं। कहने का मतलब है जिसके पास टाइटल ही नहीं है वो ऐसी कोई भी चीज़ जो है नहीं किसी को आगे सेल कर सकता। दिस इज ए लीगल रूल, यह एक कानूनी एक रूल है, नियम है जो ये बताता है कि परचेजिंग ए प्रॉपर्टी फ्रॉम समवन, किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी परचेज करना, हु डज नॉट हैव ए टाइटल, जिसके पास टाइटल नहीं है, डिनाइज द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ओनरशिप टाइटल, तो वो उसको जो है ओनरशिप टाइटल भी उसको देने से मना कर सकता है। तो ये जब भी तो कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी का बयाना कर रहा है, जो एग्रीमेंट कर रहा है, क्या वो एक्चुअल में उसका टाइटल उसके पास है या नहीं। अगर उसके पास उसका किसी प्रकार का टाइटल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है उसकी लायबिलिटी खुद की भी राइज होती है कि उसको पहले चेक करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ राइट्स जो है कोर्ट्स प्रोवाइड करवाती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल, एग्जांपल को देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए एक्स ने ट्रांसफर कर दी अपनी प्रॉपर्टी वाई को, एक्स कोई व्यक्ति है उसने अपनी प्रॉपर्टी वाई को दे दी, देन एक्स टर्न्स अराउंड एंड ट्रांसफर द, और क्या करता है एक्स जो है उसी प्रॉपर्टी को जेड को भी दे देता है। पहले उसने वाई को दी फिर जेड को दी, फॉलोइंग द रूल और नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, इस रूल को फॉलो करते हुए वाई विल गेट द राइट। अब वाई क्या करेगा, एक्स से अपना राइट लेगा। नाउ वाई हैव द राइट्स, अब हालांकि वाई के पास वो राइट बन गया और एक्स के पास नहीं है, इसलिए एक्स जो अब जेड को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। दिस रूल हैज़ इट्स बेस एज द चेन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो कहने का मतलब है कि मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी और फिर वो प्रॉपर्टी का राइट तो उसके पास चला गया, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुए तो मैंने वही प्रॉपर्टी किसी और बंदे के को भी बेच दी, सिर्फ एक फ्रॉड के इशू से या कैसे भी करके। तो अब क्या मेरे पास तो टाइटल है नहीं, तो मैं जेड को ट्रांसफ़र कैसे कर सकता हूँ। तो यही इस एग्जाम्पल में बताया गया है। The current power should be able to trace his right back to improve the legitimate acquisition। तो अब जो करंट ओनर है जो है वो अब योग्य होगा, इस बात के लिए योग्य हो जाएगी कि वो अपना जो राइट है वो प्रूव कर सकता है कोर्ट में कानूनी तौर पर एक्विजिशन, उसका कब्जा लेने के लिए। तो ये तो था हमारा नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का मामला। अब बात करते हैं इस डॉक्ट्राइन को और कहाँ का यूज़ किया गया है। दिस डॉक्ट्राइन बाय फाउंड इस प्रेजेंस, अगर बात आ जाती है कि डॉक्ट्राइन कहाँ का यूज़ होती है, नेमो डेट क्वाड नॉमिनेट तो सेक्शन 13 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यूज़ होती है, 43 में भी यूज़ होती है ये, सेक्शन 43 TPA का जो है, वेयर अ पर्सन कॉन्टेक्ट्स टू सेल और लेट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विद नो टाइटल, ये जो सेक्शन 13 का ही ये सेम ट्रांजेक्शन सेम जो बेयर लैंग्वेज दी हुई है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। सेक्शन 13 डील्स विद द सिचुएशन, सेक्शन 13 जो है उस सिचुएशन से डील करता है वेयर अ पर्सन डिस्पोजेस ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ एक व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्पोज कर देता है, उसको सेल कर देता है या उसको गिरवी रख देता है। आइदर वन ही इज़ नॉट, हालांकि उसके पास टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल, अधूरा टाइटल है, बाय वे ऑफ सेल और लीज, या वो लीज पे देता है या सेल करता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी बाय सेल और हायर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो सेल और लीज होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में वो सेल भी हो जाता है और हायर भी हो जाता है। इफ़ आफ्टर सच ए ट्रांजेक्शन, अगर ऐसी किसी ट्रांजेक्शन के बाद द पर्सन एक्वायर्स एनी इंटरेस्ट, अगर व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अधिकार मिलता है तो वो व्यक्ति जो है उस मामले में ट्रांसफरी का मतलब जो परचेजर है वो कंपेल करवा सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको वो फुलफिल करे और सब्सिक्वेंटली जो इंटरेस्ट उस व्यक्ति को मिला है वो इंटरेस्ट उसे भी मिले। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट। सेक्शन 13 का ये कंप्लीट कंसेप्ट लगभग हो गया है। अब इसको थोड़ा सा एक आप कह सकते हो ना क्रैक्स पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन 13(1) एक ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज एंटर हो गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एट द टाइम ट्रांसफर है, ट्रांसफर के पास जो ट्रांसफर कर रहा था प्रॉपर्टी को, जो सेल कर रहा है उसके पास कोई टाइटल नहीं है, बट बाद में अगर उसको वो टाइटल मिल जाता है तो यहाँ पर जो परचेजर है और लीजी है वो जो है उसको कोर्ट में सू कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। कहने का मतलब है 13 का 1 ये कहता है कि अगर मान लो पहले उसके पास टाइटल नहीं था लेकिन बाद में उसे मिल गया तो कोर्ट में जो उसको चैलेंज किया जा सकता है। 13(1) भी ये कहता है कि वन सर्टन एक्ट्स कैन बी डन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफर, कुछ ऐसे एक्ट किए गए हैं ट्रांसफर के टाइम पे और जो एक्ट जो है बाद में ट्रांसफर जो है उसमें क्लेम कर सकता है और कंपेल कर सकता है परचेजर जो है ट्रांसफरर को। ये उस प्रिंसिपल पर है कि वेंडर जो होता है, जो बेचने वाला है, वो बाउंड है वो अपने खुद के किए हुए एक्ट से जो बाद में उसके रिगार्डिंग कुछ घटित होता है। मान लो बाद में कुछ ऐसे एक्टिविटी हो जाती है जिसके बाद जो है वो जो है वहाँ पर डिमांड कर सकता है जो परचेजर है। फिर बात आती है 13(1)(c) क्या कहता है, दिस क्लोज कॉन्टेम्पलेट्स दैट द वेंडर हैड प्रोमिस्ड,
यहाँ वेंडर ने प्रॉमिस किया था कि वो एनकम्बर्ड का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना। मान लो कोई प्रॉपर्टी मैंने बेच दी, मैंने कहा इसमें किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो पहले से ही जो है एनकम्बर्ड है। एनकम्बर्ड का मतलब है किसी दूसरे की उसके अंदर जवाबदेही है, कुछ दूसरे की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, मान लो मॉर्टगेज की हुई है प्रॉपर्टी, और जब तक मॉर्टगेज को रिडीम नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर ट्रांसफरी जो है कंपेल कर सकता है, जो परचेजर कैन कंपल द परचेजर टू, परचेजर नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, ट्रांसफरी कैन कंपल द परचेजर वर्ड यहाँ पे हटाओ आप, यहाँ पर वर्ड आएगा वेंडर। ये परचेजर वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेंडर। वेंडर या सेलर जो भी होता है, तो कहता है कि वेंडर जो है उसको कह सकता है कि आप जो है ये राइट जो है रिडीम करवाइए और मुझे वैलिड डिस्चार्ज दीजिए, मुझे पूरी तरह से प्रॉपर्टी दीजिए। फिर है 13(1) का डी कहता है, अगर उसको हम सेक्शन 21 को के साथ पढ़ते हैं, सेक्शन 21 जो इसी एक्ट का है, सेक्शन 21, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप एक बार उसको भी निकाल लीजिए। सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टन केसेस, कि कुछ एक अवार्ड्स हैं, सॉरी कुछ एक पावर है कोर्ट्स की, कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। तो एक बार हम बेयर लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो आप एक बार इसको पॉज कर दीजिए और आप जो है सेक्शन 21 को भी एक साथ रीड कर लीजिए। इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाई गई है तो उसके अंदर परफॉर्मेंस के साथ साथ वो जो है क्लेम भी कर सकता है। किस चीज़ की क्लेम कर सकता है? कंपनसेशन की। इसमें सेकंड क्लॉज ये कहता है कि इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डायरेक्ट्स द डिसाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट में तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कंपनसेशन दोनों है। सेकंड क्लॉज कहता है कि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा उस मामले में लास्ट लाइन ये कह रही है शैल अवॉर्ड हिम सच कंपनसेशन, तो उसे कंपनसेशन दिया जा सकता है। फिर उसमें लास्ट में नेक्स्ट क्लॉज में कहता है कि अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ग्रांट किया जा सकता है, पर वो अकेला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिर्फ एक सेटिस्फाई नहीं कर सकता, पूरा फुलफिलमेंट नहीं कर सकता, उसके रिगार्डिंग भी कंपनसेशन डिमांड किया जा सकता है और दिया भी जाता है। फोर्थ क्लॉज कहता है इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन, किसी प्रकार की कंपनसेशन अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए क्या है कि कोर्ट गाइड करेगी, प्रिंसिपल कुछ गाइड करेगी कि कुछ जनरल और स्पेशल डैमेजेस भी दिए जा सकते हैं सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। उसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ रीड करेंगे। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो एक बार आप जो है सेक्शन 73 भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निकाल लीजिए। आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट पॉज द वीडियो एंड टेक योर बैरेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वीडियो सुनते हो या आप उसको पढ़ते हो तो उसके साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रखिए, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। 73 क्या कहता है इसका? ये कह रहा है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो जनरल और स्पेशल डैमेजेस मिलते हैं वो डैमेजेस भी कोर्ट ग्रांट कर सकती हैं। फिफ्थ क्लॉज कहता है नो कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन, कोई भी ऐसा कंपनसेशन इस सेक्शन के तहत नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्लेंटिफ उसको अपने प्लेंट में क्लेम ना करे। अगर प्लेंटिफ चाहता ही नहीं कि उसको कंपनसेशन मिले तो कोर्ट जो है अपने आप कुछ नहीं करेगी। फिर ये कह रहा है कि उसका फिफ्थ का प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लो पहले वो भूल गया किसी तरीके से तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग होता है जो हम सीपीसी के तहत देखते हैं, तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के तहत जो है वो उसके अंदर अमेंड कर सकता है और उसमें कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। ये तो है मोटा मोटा सेक्शन 21 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। नाउ वी डील विद द सेक्शन 13(1)(d) का पार्ट देख लेते हैं। देयर इज ए राइट टू कंपनसेशन, डिफेक्ट टाइटल है, कैन नॉट बी क्योर्ड, और उसको क्योर नहीं किया जाए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उस मामले में ट्रांसफरी के पास राइट है कि वो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट की डिमांड कर सकता है, और कोई इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग तो वो भी क्लेम कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? राइट टू रिटर्न एडवांस मनी, कि जो एडवांस मनी है वो उसको क्लेम कर सकता है। यहाँ पे एडवांस अनी दिया हुआ है, यहाँ पर एडवांस अनी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एडवांस मनी। राइट टू इंटरेस्ट जो भी है ब्याज वगैरह है वो क्लेम कर सकता है। किसी प्रकार की कॉस्ट लगी है सूट के दौरान वो क्लेम कर सकता है। और राइट टू लियोन है, उसके कब्जे का जो अधिकार है उसके ऊपर भी आ सकता है कि उस पर कब्जा भी कर सकता है। ऑल द अबव मेंशन राइट्स आर अवेलेबल इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में भी सेल और हायर के रिगार्डिंग आप इसे क्लेम कर सकते हो। ये कहाँ पर दिया हुआ है? इसका सेकंड क्लोज जो है वो इसी प्रकार की बात करता है। तो ये तो था हमारा आज का सेक्शन 13। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो आप बार बार जो है उस कन्फ्यूजन को किसी और के से पूछने की बजाय उस वीडियो को बार बार सुनिए, अपने आप गूगल करके देखिए, फिर भी आपको डाउट नहीं क्लियर होते तो फिर आप जो है कहीं किसी से कवर करवा सकते हो। होप आपको आज का जो सेक्शन 13 के ऊपर जो वीडियो है वो अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का कंसेप्ट अच्छा लगा और आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो टॉपिक है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू कैन शेयर ऑल्सो। और कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।